यार इस धरती पर कैसे कैसे इंसान हो सकते हैं, इसका काफ़ी कुछ अंदाज़ा मैंने आपको मेरी वीडियो से दिया भी है। लेकिन फिर भी ये लोग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभी मेरे पास, और उन्हीं में से एक ऐसे इंसान की आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसकी कहानी सुनने के बाद आप भी ये कहेंगे कि काश ऐसा इंसान वापस इस दुनिया पर पैदा ना हो। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एंड होते होते इस वीडियो की जो सच्चाई आपको पता लगेगी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में वीक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। ये पूरा केस टनब्रिज वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। 22 जून 1987 की शाम को सिर्फ 25 साल की विंडी नैल नाम की ये महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही घर के बाहर बने गार्डन में शाम बिता रही थी। दोनों बाहर बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब धीरे धीरे घनी रात होती चली और इनको पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। तो जैसे इन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो ये दोनों शॉक्ड हो गए और अपने अपने घर चले गए। विंडी तो अपने घर पर ही थी और वो जस्ट अंदर चले गई अपने बेड की तरफ। ये लड़की अपने घर में अकेली रहा करती थी और जैसे इसने देखा कि 12 बज चुके हैं, अब उसे सो जाना चाहिए क्योंकि उसे कल सुबह अपने जॉब पर भी जाना है। वो अपने अंदर घर में गई और सो गई। सुबह हुई और सुबह के भी अब लगभग दोपहर ही होने वाली थी और तभी विंडी के ऑफिस से इयान नाम के इस लड़के को फोन आया। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि विंडी का बॉयफ्रेंड ही था, जो पिछली शाम उसके साथ कॉफी वगैरह पी रहा था। उसको फोन आया, उसने फोन उठाया और पूछा कि क्या हुआ। तो उसके ऑफिस वालों ने कहा कि विंडी अभी तक अपने ऑफिस नहीं आई है, हम सुबह से उसकी वेट कर रहे हैं। वो उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो, उसे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाना चाहिए था, हम तो सो भी जल्दी गए थे। जिसके पलट ऑफिस वालों ने कहा कि नहीं, अभी तक नहीं पहुंची है, आप प्लीज़ उससे जाकर बात करो, हमारा वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तुरंत इयान अपने घर से निकलता है और विंडी के घर जाता है। विंडी के घर जाते ही जैसे उसने दरवाज़ा खोला, वो समझ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, क्योंकि घर का जो मेन दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। और जैसे ही वो अंदर गया, अंदर जाते ही उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। इयान देखते ही समझ गया था कि कोई है जो ज़बरदस्ती इस घर के अंदर घुसा। उसने विंडी पर हमला किया, उसके साथ गलत काम किया, जिसके बाद उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। विंडी की लाश को देखते ही इयान ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस अब मौके पर पहुंची और अंदर छानबीन करने लगी, लेकिन पुलिस को यहाँ कुछ भी खास नहीं मिला जो ये बता सके कि ये सब किसने किया होगा। लेकिन पुलिस को विंडी के शरीर से कुछ अलग डीएनए मिल चुके थे, मतलब कि जो भी यहाँ पर हमलावर था उसका डीएनए उस लड़ाई में विंडी के शरीर पर ही रह गया। लेकिन तब की बदकिस्मती ये थी कि तब डीएनए फोरेंसिक अपनी स्टार्टिंग एज में थी और तब लगभग नई ही आई थी इस दुनिया में, और तब किसी का डीएनए मैच करना किसी से ये बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। इसके अलावा पुलिस को ये भी पता चला कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर विंडी के अलावा घर में मौजूद था, वो बजाय घर में फोर्सफुली आने के वो यहाँ से धक्के से गया है, मतलब कि वो दरवाज़ा तोड़ वोड़ कर यहाँ से बाहर निकला है, ना कि घर के अंदर आया है। तो यहाँ अब इयान से पूछताछ की गई और उसने बताया कि हम पिछली शाम को एक साथ बैठे हुए थे और कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे और काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया था। हम दोनों रात को चले गए घर पे वापस और सुबह उसके कलीग का फ़ोन आया था। तो यहाँ पुलिस ने अच्छे से उस घर की जांच की, उस कमरे की जांच की, जिसमें सामने आया कि यहाँ एक ऐसी खिड़की थी जिस पर हाल ही में पेंट वगैरह किया गया था और उस पेंट की वजह से विंडी ने इस खिड़की को पूरा बंद नहीं किया। मतलब कि अगर पूरा बंद करती तो वो चिपक जाता ना पेंट। उसको हमको पता ही है कि हम दरवाजे खिड़कियाँ पेंट करते हैं तो उसको कभी भी पूरा बंद नहीं करते 1-2 दिन के लिए, ताकि अच्छे से वो पेंट सूख जाए। और ऐसा ही यहाँ विंडी ने भी किया हुआ था, उस खिड़की को पूरा बंद नहीं किया। और इसी का फ़ायदा उठाकर जब इयान और विंडी घर के बाहर बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति था जो इस घर के पीछे वाली दीवार कूदकर यहाँ अंदर आया और जस्ट इस खिड़की को खोलकर अंदर जाकर बेडरूम में बैठ गया, विंडी वाले बेडरूम में बैठ गया और जस्ट उस खिड़की को उतना ही वापस बंद कर दिया और इंतज़ार किया विंडी के घर के अंदर वापस आने का। अब पुलिस इसे एक अलग एंगल से भी जांच करने लगी। पुलिस यहाँ ढूंढ रही थी कि क्या पता कोई और इसका पुराना मजनू हो, कोई पुराना आशिक हो जो इसके पीछे पड़ा था, विंडी के पीछे पड़ा था। लेकिन यहाँ पुलिस को ऐसा कोई भी आशिक नहीं मिला जो इतनी जेलसी खाए बैठा हो कि वो उसका इस तरह से बेरहमी से मर्डर कर दे। अलग अलग डिटेक्टिव्स ने इस केस की जांच करी थी, लेकिन किसी को भी ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के केसेस में जो आरोपी होता है वो कहीं ना कहीं विक्टिम से जरूर कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ कोई भी कनेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं मिल रहा था।
एक सिंगल कनेक्शन तक नहीं। सिर्फ यहाँ पर एक सबूत था तो उसका डीएनए और एक फुटप्रिंट। जी हाँ, जो उस दिन टॉप जो था, वो जो टी शर्ट सी थी जो विंडी ने उस रात डाली हुई थी, उस टी शर्ट के ऊपर एक जूते का निशान मिला था और ये जूते का निशान आमतौर पर उस टाइम के स्पोर्ट शूज जैसा था। इसके अलावा पुलिस ने जब घर के सामान की जांच करी तो उसमें विंडी का पर्स, विंडी की चाबियां और एक छल्ला जो था वो गायब था। आमतौर पर क्राइम करने वाले लोग इस तरह की चीज़ों को सिर्फ इसलिए उठाकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो अगर आगे कभी इन चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें अपने आप पर ही गर्व महसूस होगा कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया था। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो किसी की जिंदगी खराब करके आए हैं। अब यहाँ पर पुलिस ने उस घर से बाहर निकलकर आसपास पूछताछ करनी शुरू करी। वैसे तो यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन जो इस घर के जो पीछे वाला जो घर था, विंडी के घर के जो पीछे वाला घर था, उसमें एक महिला अकेली रहा करती थी। बुजुर्ग महिला थी वो। पुलिस ने जाकर उसे भी पूछताछ करी कि हाँ जी बताओ कुछ मिला हो, तो उसने कहा कि हाँ जी मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी थी। जिस रात विंडी के साथ ये सब हुआ उससे पिछली रात एक आदमी मेरे घर पर आता है और उसने मेरी डोरबेल बजाई। मैं घर के बाहर गई उससे मिलने के लिए। वो बोला कि आंटी आप अपना दरवाज़ा जो है, मेन दरवाज़ा जो है, खिड़कियां जो हैं, उनके ऊपर पर्दे वगैरह डाल कर रखा करो, आपके लिए अच्छा होगा। ये बात बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। सिर्फ कोई अनजान आदमी आपको ऐसी सलाह दे कि आप अपने घर के पर्दे वगैरह बंद करके रखा करो, आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसे डरेंगे? क्या आप उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे? यहाँ वो जो महिला थी वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने जस्ट अपना गेट बंद करा और सच में उसने अपने पर्दे वगैरह ढक लिए। जिसके बाद पुलिस ने उस आदमी का स्केच जो था वो उस महिला से तैयार करवा लिया। अब यहाँ विंडी के मर्डर की खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल चुकी थी और सब अब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और यहाँ अब सबके मन में डर ये भी था कि हो ना हो ये आदमी फिर से वापस जरूर आएगा। और जो डर था वही सच साबित हुआ, ये वापस आया। जी हाँ, सिर्फ 5 महीने बाद 24 नवंबर 1987 के दिन कैरोलिन पियर्सन नाम की ये महिला अपने काम से बाहर निकली और जस्ट अपनी टैक्सी पकड़ती है और अपने घर की तरफ जाती है। ये महिला भी इसी टाउन में, इसी जगह पर रहा करती थी और वहां से विंडी का घर लगभग 1 किलोमीटर ही दूर था जहां ये लड़की रहा करती थी। लेकिन यहाँ अगले दिन फिर से उसको कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सभी उसके लिए चिंतित हो रहे थे और सभी ने अब इकट्ठा होकर उसके घर पर जाने का प्लान बनाया। लेकिन जब वो सभी उसके घर जा रहे थे तो सभी के दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और वो था विंडी। जी हाँ, विंडी की तरह कहीं इसका भी कुछ यही हाल ना कर दिया गया हो। और जैसे ही वो उसके घर पहुंचे तो उनका जो डर था वो लगभग सच होने ही वाला था। लेकिन उनको घर के अंदर कैरोलिन मिली ही नहीं। जी हाँ, अब और ज़्यादा ये परेशान हो गए और सोचने लगे कि यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गई। जब आसपास पुलिस ने पूछताछ करी कि क्या आपने कैरोलिन को कहीं देखा है, तो आसपास के पड़ोसियों ने बताया कि रात को तकरीबन 2 या 2:30 बजे के आसपास हमने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। और वो यकीन मानिए चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी। और हमने भी घर से बाहर आकर अपने देखा कि कौन चिल्ला रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। हमने सभी के घरों को भी झांक कर बाहर से ही देखा। हम किसी की नींद खराब नहीं करना चाह रहे थे, जस्ट बाहर से ही देख रहे थे कि क्या पता किसी को मदद की ज़रूरत हो। हमने कैरोलिन का घर भी देखा था, लेकिन अंदर से लाइटें वगैरह बंद थी तो हमें कुछ वहाँ अजीब नहीं लगा और जस्ट हम अपने घर में वापस आए और सो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को मजबूरन किडनैप वगैरह करके लेकर जा रहा हो। वो चीखे चिल्लाहट सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था। जैसे ही ये केस हुआ सभी के माइंड में एक बार फिर से विंडी घूमने लगी थी। बहुत से लोग इन दोनों केसेस को आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ बता रहे थे और इन केसेस में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज भी थी। ये दोनों ही लड़कियां अपने घर में अकेली रहा करती थी। ये दोनों ही लड़कियां एक इलेक्ट्रिकल स्टोर पर काम किया करती थी। दुकानें अलग अलग थी लेकिन थी वो सेम ही, मतलब कि वो स्टोर पर काम किया करती थी, दुकान पर। साथ ही ये दोनों एक ही टाउन में रहा करती थी। 1 किलोमीटर से भी कम की इनके घर की दूरी थी और दोनों बिल्कुल एक ही जैसे तरीके से बिना बताए कहीं गायब हो चुकी थी। आसपास की गई पूछताछ में ही पता चला कि घंटों पहले, यानी कि कैरोलिन के गायब होने के घंटों पहले एक बहुत ही अजीब से आदमी को यहाँ आसपास घूमते हुए जरूर देखा गया था। पुलिस तुरंत अपने ऑफिस गई और वो स्केच निकाल कर वापस लेकर आई जो उस दिन उस महिला ने बनवाया था और सभी को दिखाया कि देखिए क्या ये वाला स्केच ही है, क्या यही वाला वो बंदा है। तो सभी ने कहा कि हम पक्का नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आधी शक्ल तो मिल रही है, आधी नहीं मिल रही। हम इसमें कैसे कह दें कि यही है वो। तो पुलिस भी परेशान हो गई कि अब क्या करें। पुलिस अपने हाथ पैर मार ही रही थी, इधर उधर देख रही थी कि कौन वो हो सकता है जो ये काम कर सकता हो, किसके पास ये काम करने का मोटिव है।
पता करने पर यह पता चला कि कैरोलिन के तो किसी के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं थे, वो तो बस खुद अकेली रहना पसंद किया करती थी, वो किसी के पास जाने से भी डरती थी। पुलिस ने उस टैक्सी वाले को झप लिया और उससे पूछा कि हाँ बाबूजी तू ही बता दे कुछ, कि तूने कुछ देखा है क्या। तो वो बोला कि नहीं सर मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो जस्ट उसको वहाँ से दुकान के बाहर से उठाया था और यहाँ लाकर छोड़ दिया था उसके घर के बाहर, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मुझे जाने दो। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है तू निकल। 3 हफ्ते बीत गए। 3 हफ्ते बीतने के बाद एक किसान का, वहीं के लोकल किसान का पुलिस को फ़ोन आया और कहा कि मेरे खेत के जो बाहर नाला बह रहा है उस नाले में एक लाश पड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा सड़ रही है। पुलिस तुरंत वहां पर अपना तामझाम उठाकर पहुंची और उसी तामझाम से चेक करने के बाद ये पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि कैरोलिन पियर्सन की थी। अभी भी इस लाश के ऊपर वही कपड़े मौजूद थे जो उस रात कैरोलिन ने पहने हुए थे। देखते ही लग रहा था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बदकिस्मत थी, क्योंकि इसके साथ वो सब हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। बलात्कार हुआ, बहुत बुरे तरीके से हुआ, इसको इतना मारा गया कि इसने अपनी जान दे दी। लेकिन ये सब काम यहाँ नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था। पुलिस ने तुरंत उसकी लाश को वहाँ से उठाया और पता चला कि इस लाश को यहाँ तकरीबन हफ्ते पहले लाकर फेंका गया था। पुलिस ने उस किसान से पूछा कि यहाँ ये लाश हफ्ते से पड़ी है और तू यहाँ पर आता जाता ही रहता होगा, तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि जनाब मैं तो यहाँ से डेली गुजरता हूँ, लेकिन मुझे बदबू ही आ जाई थी। 1 हफ्ते से पता नहीं क्या था इस लाश में, बदबू ही नहीं दे रही थी, आज बदबू आई तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। जिसके बाद पुलिस के अब हाथ पैर फूल गए और उनको यहाँ ये भी पता चला कि कैरोलिन की भी चाबियाँ और उसका जो छल्ले वगैरह थे जो उसने चाबियों के साथ अपने जीन्स वगैरह में लगा रखे थे, वो छल्ले भी निकाल कर वो आरोपी अपने साथ ले गया है, बिल्कुल ट्रॉफी की तरह। हाँ जी ये मेरा मेडल है इस लड़की का, ये मेरा दूसरा मेडल है इस लड़की का। इस तरह से वो मेडल्स को अपने घर में सजाने वाला होगा शायद। तो जी हाँ, इन मर्डर्स को बाद में बेडशीट मर्डर्स के नाम से जाना गया। पुलिस के हाथ खाली थे, कुछ वो कर नहीं पा रही थी और तुरंत उन्होंने उस केस की फाइल को भी बंद किया और कूड़े में फेंक दिया कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें माफ कर दो, हमें छुट्टी दे दो। अब टाइम धीरे धीरे बीतने लगा और बीतते बीतते दशकों तक बीत गया। अभी तक ये मर्डर्स जो थे वो अनसॉल्व्ड थे। लेकिन तब आया सन 1999 का समय, जब सच में डीएनए फॉरेंसिक जो थी वो एडवांस हो चुकी थी थोड़ी सी, और तब पहली बार इस फाइल को फिर से उठाया गया, इन दोनों मर्डर्स की फाइल को उठाया गया और उसके अंदर से जो डीएनए सैंपल्स मिले थे इन दोनों के शरीर पर, उन दोनों डीएनए सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि ये दोनों डीएनए सैंपल्स ही एक इंसान के हैं और अब ये कंफर्म हो चुका था कि इन दोनों का मर्डर किसी एक ने ही किया है। तब पुलिस ने उस डीएनए सैंपल के डाटा को अपने नेशनल डाटाबेस में डाला और वहां स्कैन किया कि यहाँ पता तो चले कि ये डीएनए आखिर है किसका। तब पुलिस को यहाँ तकरीबन 1000 लोग ऐसे पता चले जिनका ये डीएनए हो सकता था, लगभग मैच कर रहा था। तब पुलिस ने और गहनता से जांच करी और उन 1000 लोगों में से सिर्फ 90 लोगों को छाटा और पता चला कि ये जो 90 लोग हैं इनका डीएनए इस डीएनए के सैंपल से बहुत ज्यादा मैच करता है। जिसके बाद इन 90 लोगों में से भी सिर्फ 20 लोगों को छाटा गया और उन 20 लोगों के डीएनए को भी बहुत बारीकता से जांचा गया, जिसके बाद सिर्फ एक नाम निकलकर सामने आया और वो नाम था डेविड फुलर। लेकिन 1999 में जांच शुरू हुई थी और इस जांच को भी पूरा होने में बदकिस्मती से 21 साल और लग गए और तब आया 3 दिसंबर 2020 का दिन, जब फाइनली इस पूरे कांड के पीछे के मॉन्स्टर को गिरफ्तार किया गया। अब मैं क्यों इसे एक मॉन्स्टर कह रहा हूं, इसने 2 मर्डर ही तो किए हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं इसे मॉन्स्टर क्यों कह रहा हूं। अब आपको इस आदमी की असली सच्चाई पता चलेगी कि ये असल में था कौन। 33 सालों तक तो ये अपने कांडों के बाद भी आराम से घूमता रहा, फ्री रहा, बूढ़ा पैर इसके कब्र में लटक रहे थे, जाने ही वाला था। लेकिन क्यों पुलिस ने इतनी लेट गिरफ्तार किया और इसने आखिर किया क्या था। पुलिस ने जैसे ही उसे गिरफ्तार किया, डीएनए के बेसिस पर उसके घर की भी जांच की गई और उस घर की जांच में ही पुलिस को कुछ वहां से 80 के दशक में क्लिक किए गए फोटोज मिले और उन फोटोज में ही वो जूते उसने पहने हुए थे जिसके निशान तकरीबन 33 सालों पहले विंडी के टॉप के ऊपर मिले थे, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये बाऊजी उन जूतों को पहनकर आराम से मस्त धूप में चादर के ऊपर पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है और फोटोज क्लिक करवा रहा है। आगे सुनिए इस आदमी ने क्या किया। ये आदमी एक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, इसके 2 बच्चे थे और परिवार खुशहाल था। अब इस आदमी ने उन दोनों लड़कियों को ही क्यों चुना, विंडी और कैरोलिन को ही क्यों चुना?
तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये आदमी उन दोनों लड़कियों को पहले से ही जानता था, क्योंकि ये दोनों लड़कियां एक इलेक्ट्रिकल स्टोर के ऊपर काम करती थी और ये आदमी एक इलेक्ट्रीशियन था हॉस्पिटल में। इसका आना जाना लगा रहता था उन दुकानों पर, वहाँ से सामान लेके आता था हॉस्पिटल के लिए बिजली वगैरह का। तो इसकी जान पहचान वहाँ हो चुकी थी और ये उनको जानने लगा था। जिसके बाद पुलिस को पता चला कि 80 के दशक में ये बाऊजी तो साइकिल भी चलाया करता था और साइकिलिस्ट था, ये रेसिंग साइकिल रेस वगैरह इनकी लगा करती थी। और जहाँ पर कैरोलिन की जो लाश मिली थी वो खेत भी इस बाऊजी के साइकिल वाले रूट के बीच में ही आया करता था। जब इसके घर की जांच अच्छे से की गई तब यहाँ पर पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने ना सिर्फ पुलिस के बल्कि दुनिया के कान खड़े कर दिए। जी हाँ, पुलिस को इसकी एक अलमारी के पीछे बहुत छुपा कर चिपकाई हुई 4 हार्ड ड्राइव मिली और वो 4 हार्ड ड्राइव के अंदर लगभग 4.5 TB का डाटा भरा हुआ था। और उस डाटा के अंदर जब पुलिस ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी रूह कांप गई कि ये आदमी ऐसा कर कैसे सकता था। जी हाँ, ये आदमी और कुछ नहीं बल्कि जिस हॉस्पिटल में काम करता था उसी के मुर्दा घर में जाकर मरे हुए लोगों के साथ, समझ ही जाइए आप, गलत काम किया करता था। लगभग 5 TB ही मान लीजिए, 5 टेराबाइट इतना डाटा उन हार्ड ड्राइव्स में मौजूद था। लाखों की फोटोज थी और वो भी बहुत सारे, हजारों की संख्या में अगर मैं कहूँ तो उन लोगों की फोटोज थी जो मर चुके थे और इस हॉस्पिटल में बदकिस्मती से उनकी बॉडी रखी गई थी जहाँ ये राक्षस उनके लिए इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही कोई बॉडी यहाँ आती, मुर्दा घर में रखी जाती, ये बंदा रात की अपनी शिफ्ट लगवाता ही था और जाकर वहाँ उन बॉडीज़ के साथ पता नहीं कैसे कैसे काम करता। और ना सिर्फ काम करता बल्कि उनकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करता और बहुत पुराने और लंबे समय से ये फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता रहा था। सोच कर देखिए इसने कितने लाशों के साथ गलत काम किया होगा। इन हार्ड ड्राइव्स में बने फोल्डर्स को उसके विक्टिम के नामों से सेव किया गया था। जी हाँ, उनके फोल्डर के जो नाम थे वो उनके विक्टिम के नाम से बिल्कुल मैच करते थे। यह आदमी अपना काम पूरा करने के बाद उस मरे हुए व्यक्ति के सोशल मीडिया को झांकता, मतलब कि उसके बारे में सर्च करता और पता करता कि ये आखिर बंदा है कौन और क्या कुछ करता था ये, जिसके साथ मैंने अभी कुछ ये किया है। उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स की भी सोशल मीडिया पर प्रोफाइल वगैरह देखता और देखता कि वो कैसे रो रहे हैं इस व्यक्ति के लिए जिसके साथ मैंने सब कुछ किया है। और जैसे ही इस आदमी का सच पुलिस ने पब्लिक में किया तो पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ, एजरा कैमल नाम की लड़की एक हादसे में मर गई थी सन 2009 के आसपास और उसकी माँ ने डेविड फुलर का अब मर्डर करने की कोशिश की थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, उसका गुस्सा जायज़ था कि उसकी बेटी का नाम भी उन फोल्डर्स की लिस्ट में यहाँ शामिल था और उसके फ़ोटोज़ जब इसकी माँ ने देखे, जब पुलिस स्टेशन में जाकर देखे डेविड फुलर के साथ, तो उसकी दिल दहल गया। उसका गुस्सा इतना फूट पड़ा कि वो बोली मैं खुद मर्डर करूँगी डेविड फुलर का। लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम कर पाती पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब अच्छे से इस हार्ड ड्राइव वाले डाटा की जाँच की गई तो ये सामने आया कि इस बेशरम व्यक्ति ने 9 साल से लेकर 100 साल तक के अपने विक्टिम्स के शरीरों को उखाड़ा है, उधेड़ा है। असल में इसने आज तक कितने शरीरों के साथ ऐसा कुछ किया था ये हमें कभी पता चल ही नहीं पाया, क्योंकि वो हर बार बयान बदलता रहता है। हजारों की संख्या में है ये मैं पक्का कह सकता हूँ। सैकड़ों फोल्डर्स यहाँ मिल चुके हैं ये भी बात पक्का है। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि इस दुनिया में इंसान कैसे कैसे रहते हैं। जब मैं इस केस के ऊपर रिसर्च कर रहा था अपने, तो मुझे सच में इतना अंदर से गिल्ट फील हो रहा था कि ये आदमी है या क्या है। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया और ये सामने आया कि इस व्यक्ति ने जो भी कुछ किया था, सिर्फ मरे हुए लाशों के साथ जो कुछ किया था, उसके लिए इसे सिर्फ 2 साल की सज़ा हुई थी। जी हाँ, अभी 2021 में ही इसका फैसला आया था कि इसे सिर्फ 2 साल की सज़ा सिर्फ मरे हुए लोगों के साथ ऐसा कुछ करने में दी जाएगी। सोचकर देखिए, किसी का फैमिली मेम्बर चला जाए, किसी का घर परिवार रिश्तेदार वगैरह चला जाए कुछ भी उसमें से, तो ही उसके लिए कितना हार्ड हो जाता है जिंदा रहना। मर जाने का मन करता है, डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। और ऊपर से जब उसे ये पता चले कि उसके घर परिवार में जो रिश्तेदार था उसके साथ मरने के बाद ये सब हुआ है, वो कैसे खुद को संभालेगा। मेरे ख्याल से
कोई भी ये सब सुनना नहीं चाहेगा, कोई भी ये सब पसंद नहीं करेगा, लेकिन हाँ फिर भी इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया और उसे ये काम करने की सिर्फ 2 साल की सजा मिली। लेकिन अब इसके पिछले केस खुल चुके थे, विंडी और कैरोलीन वाले। पुलिस ने डेविड फुलर के साथ पूरे इंटरव्यू की जो फुटेज थी वो पब्लिक में डाली, और जब मैंने इस फुटेज को देखा तो सच में मैं हैरान हो गया कि ये भोला आदमी इतना ये सब कुछ कैसा कर सकता है। इसने सब कुछ एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के सामने कि हाँ मैंने सब कुछ किया है, मैंने कैरोलीन और विंडी को मारा है, मैंने ये सब कुछ किया है। जो भी आप फोल्डर्स उस हार्ड ड्राइव में देख रहे हो ये फ़ोटोज़ मेरी हैं, मैंने खुद ही सब कुछ खींचा है और ये सब कुछ कांड मैंने किया है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सब कुछ एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ पर सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बताने में अच्छा नहीं लग रहा। सोचकर देखिए उसे बताने में अच्छा नहीं लग रहा, जबकि ये बाबूजी करके बैठा था। जो भी लोग उसके आस पड़ोस में रहते थे वो सब बता रहे थे कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता था, क्योंकि इसकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। सभी इसे अपने बुजुर्ग पिता समान ही मानते थे। 66 साल से ज़्यादा इसकी उम्र हो चुकी थी और ये आदमी ऐसा कुछ कर सकता था, सच में किसी को यकीन नहीं हो रहा। इसके 2 साल वाली सज़ा तो उसे सुना दी गई थी जो भी इसने मॉर्चरी में किया था, लेकिन अब मर्डर्स वाली सजा इसे सुनाई जानी थी जो कि अभी तक सुनाई नहीं गई है। आखिरी जो इसकी तारीख लगी थी वो 4 नवंबर 2021 में लगी थी और तभी इसे कोर्ट में देखा गया था। उसके बाद ये जेल में बंद है, अभी तक भी जेल में बंद है। अभी तक इसका जो फाइनल जो सज़ा है वो इसे सुनाई नहीं गई है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता ही है यहाँ पर इसे फांसी की सज़ा नहीं होगी, लेकिन हाँ इसे उम्र कैद की सज़ा ज़रूर मिल जाएगी, इस बात का पक्का है। अब आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि क्यों इसे सिर्फ 2 सालों की सजा दी गई उस मॉर्चरी वाले काम के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश के इतिहास में उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, जिन्होंने भी इसका संविधान लिखा था उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने इस टाइप का कोई कानून ही नहीं बनाया कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो उसे इतनी सजा मिलेगी। अब यहाँ कोई कानून ही नहीं था, तो इस बात का फायदा इस डेविड को मिल गया और उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई। अगर इस दुनिया से जाने के बाद भी अगर कोई जिंदगी इंसानों को मिलती है, अगर दोबारा जिंदगी हमारी आत्मा को मिलती है, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि इस तरह के आदमियों के लिए, इस तरह के इंसानों के लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए जहाँ इनको रखा जा सके और इनका हिसाब किताब अच्छे से भगवान करे। खैर इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज और वीडियोस हैं मेरे पास, जो मैं आज रात को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लगा दूंगा, 9 बजे के बाद लग जाएगी। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट राजेंद्र सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।